नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बिहार के विधानसभा चुनाव पर हमारा एक कार्यक्रम लगातार आपको बिहार की राजनीति के अलग अलग पहलुओं की हम इसमें आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। बिहार में 1,60,00,000 आबादी दलित है, यानी बिहार की कुल जनसंख्या का 16.58% दलित आबादी है। यही नहीं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित 15% सीटों पर चुने जाने वाले सदस्य किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अहम हैं। बावजूद इसके दलितों का एक बड़ा तबका अपनी किस्मत नहीं बदल पाया है। मौजूदा दौर की चुनावी राजनीति में दलित बड़े वोट बैंक के रूप में हर पार्टी के लिए आकर्षण का केंद्र तो बने हुए हैं। बावजूद इसके बिहार में दलित को वो जगह अब तक राजनीति में नहीं मिल पाई है। राजनीति में ही क्यों, अगर वैसे कहें सामान्य जनजीवन में, तो वो भी जगह नहीं मिल पाई है जिसके वो हकदार हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, देख लेते हैं अब तक की चुनावी सुर्खियां। बिहार के 6 जिलों की 32 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थमा। 16 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के लिए तैनात कोबरा फोर्स, ड्रोन से भी होगी निगरानी। दूसरे चरण में मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर, 456 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने साधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना, कहा नीतीश बताएं पैसा लेने वाले 4 और मंत्रियों के नाम। और लालू प्रसाद के साथ हाथ मिलाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी सफाई, कहा यह मौजूदा हालात में जरूरी। भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए किया समझौता। दावा किया टीवी में प्रचार देखकर बनी केंद्र में भाजपा की सरकार। तो चुनावी सुर्खियां थी और अब आज के मुद्दे की बात करें। बिहार चुनाव में दलितों के मुद्दों को कितनी अहमियत दी जा रही है, वो किस पार्टी की तरफ देख रहे हैं और किसे अपना नेता चुनना चाहते हैं, ये सवाल तो दलितों के मन में होंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्हें समाज में वो जगह मिल पाई है जिसके वो हकदार हैं। यहाँ पे जाति के नाम पे हम लोग को कहते हैं कि आप छोटे जात के, आप डोम हो, आपको हम प्लेट में नहीं देंगे, ठीक है। और आगे थाना पे कहने पे तो थाना प्रभारी कहते हैं कि देने के लिए 4 दिन देते हैं, उसके बाद से फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद से 4 दिन देंगे, उसके बाद से नहीं देंगे। यहाँ पर बहुत ऐसा स्कूल है कि हम लोग छोटा कास्ट हैं, स्कूल के बच्चे से मास्टर लोग सीट टूट धुआ लेते हैं, सफाई उफाई करा लेते हैं। हम लोग छोटा कास्ट हैं, हम लोग का कोई जीने खाने का रास्ता नहीं है। जाते हैं जंगल, लकड़ी लाते हैं, वही बेचकर हम लोग अपना पेट पालते हैं। ये तस्वीर है बिहार की। आज भी हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि वो लकड़ी काट के लाते हैं जंगल से, उसी से उसका गुजारा होता है। और अभी भी स्कूलों में जाते हैं तो जहां बैठते हैं उस सीट को धुलवाया जाता है उन्हीं से। ये बिहार की तस्वीर है। बिहार में कुल मिलाकर जो एससी आबादी है वो 1,60,00,000 है, यानी राज्य की कुल आबादी का 16.58%। इतनी बड़ी आबादी के साथ लगातार अन्याय होता रहा है। ये आबादी आंकड़ा आप देख रहे हैं। और अनुसूचित जाति जनसंख्या के जिले देखें जो दूसरे चरण के जिलों में, उनमें गया में 29.64% वोट हैं दलितों के, औरंगाबाद में 25.36%, कैमूर में 22.21%, अरवल में 18.91%, जहानाबाद में 18.89% और रोहतास में 18.13% वोट दलित हैं। इतनी बड़ी तादाद में हैं। और चुनाव के इस दूसरे चरण में हम देखें तो कुल मिला के गाँव की स्थिति देखें तो गया जिले में 582 गांव हैं जहां पर इनकी आबादी 50% से ज़्यादा है। जी हाँ, जो 50% से ज़्यादा ऐसी आबादी वाले गांव हैं जिसमें दूसरे चरण में मतदान होना है। गया, औरंगाबाद जहां 174 गांव हैं, कैमूर में 144 गांव हैं, रोहतास में 134, जबकि जहानाबाद में 28 ऐसे गांव हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी आबादी, लेकिन बड़ा सवाल यह कि इस बड़ी आबादी के साथ इंसाफ अब तक क्यों नहीं हुआ। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में, ज्ञानेंद्र नाथ भड़तरिया और सुनील झा साहब जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले ज्ञानेंद्र जी, एक बच्चा कहता है कि भाई आज भी स्कूल में जाते हैं तो उससे उसका डेस्क धुलवाया जाता है, ये स्थिति है। जबकि बिहार में बड़ी तादाद में जो राजनीति है वो दलितों के नाम पर होती है, पिछड़ों के नाम पर होती है, फिर भी ये स्थिति है। देखिए, ये स्थिति जो राजनीति की आपने बात कही
वो राजनीति अपने आप में फिर एक वर्ग पैदा कर देती है जिसमें जो नेता होता है वो नेतागिरी वो सारी राजनीति तो उस वर्ग के नाम पर करता है, लेकिन स्वयं को उससे डिस्कनेक्ट कर लेता है। ये एक ट्रेंड वहाँ पर हमेशा रहा। तो इस कारण जो भी राजनीतिक लाभ या राजनीतिक शक्ति होती है वो जमीन तक कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाती, जमीन तक कभी भी नहीं पहुंच पाती, उसका ट्रिकल डाउन नहीं होता। तो ये एक मेजर फैक्टर है उसमें। पर सुनील, क्या वोट बैंक नहीं है इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जैसे कई लोगों के लिए बोला जाता है, कई जातियों के लिए, कई वर्गों के लिए कि चुनाव के समय बड़ा गोलबंद होकर वोट देते हैं, क्या दलित वोट बैंक नहीं है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जाती? अशोक, ग्राफिक्स चला रहे थे आप, वही बताता है सारी कहानी की इतनी ज्यादा आबादी 28% केवल गया में, वो एक जिला है और मांझी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक गया से और एक उसके बगल के औरंगाबाद से। और मांझी अगर इस चुनाव में साबित कर पाए कि दलित वोट बैंक पर ही राजनीति बिहार की होगी तो वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि दलित के जो आंकड़े आपने दिखाए हैं वो आंकड़े हकीकत हैं, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं है, ये बात भी सच है। और केवल दलित मतलब हिंदू दलित की बात नहीं हो रही है, ये वो इलाका है जहां मुसलमान भी हैं और बहुत पिछड़ी हालत में है मुसलमान। और ये फेज जो है वो तय करेगा अशोक कि क्या एनडीए को वो मुसलमान वोट देंगे जो पिछड़े हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मांझी एनडीए के साथ है। तो ये बहुत बड़ा फर्क होगा, क्योंकि अगर पिछड़ों की बात करें तो सिर्फ वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन क्या मांझी इस बार इस चुनाव में उसको बदल पाएंगे? क्या मांझी एक बड़ा फैक्टर होंगे? क्योंकि हमने देखा कि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि राजनीति होती रही है इनके नाम पर मांझी को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, हटाया गया, उसके बाद वो एनडीए के साथ गए, आज भी जो है मांझी जो है बड़ा फैक्टर आपको लग रहा है? देखिए, जो जाति की राजनीति है उसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जाति की पहचान की राजनीति है। और इसमें कोई शक नहीं कि चूंकि मांझी जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और हटाया गया, उसके कारण वो उस जाति वर्ग की, उस पूरे समुदाय की, जिसको आप दलित कह सकते हैं, महादलित कह सकते हैं, तो उस पूरी समुदाय की पहचान से जुड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए उनकी पहचान के लिए या उनकी जातिगत पहचान के लिए प्रतिष्ठा की स्थिति बन गई है। लेकिन कुल मिला के ज्ञानंद, अगर इस पूरे इलाके में देखते हैं तो जब बिहार की हम बात करते हैं, लक्ष्मणपुर बाथे का नाम जो है हमेशा ज़हन में आता है। और सुनील और हम सब लोग पत्रकार हैं, हमें मालूम है कितना बड़ा एक मैसेकर हुआ था, नरसंहार हुआ था दलितों के साथ। आज भी लक्ष्मणपुर बाथे में जो नरसंहार हुआ, उसके जो पीड़ित थे उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। पिछले 2013 में पटना ने हाईकोर्ट ने सब लोगों को बरी कर दिया जो लोग गिरफ्तार थे। ये कहा गया कि भाई इनके खिलाफ कोई मामला, इसका मतलब लक्ष्मणपुर बाथे में इतना बड़ा नरसंहार होता है लेकिन दोषी कोई नहीं है। ये जमीनी हकीकत है बिहार की, और पर भी उसके बावजूद क्या बिहार में ये मुद्दा नहीं है? होना नहीं चाहिए ये बिहार में मुद्दा नहीं है, नहीं होना चाहिए, या जो वहाँ की बिहार की जो जमीनी राजनीति है उसमें उसको मुद्दा नहीं बनने दिया जाता। आप लक्ष्मणपुर बाथे की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ कोर्ट्स, 2 नेताओं के सिर्फ 2 कोर्ट्स याद दिलाना चाहता हूँ। एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम वहाँ क्यों जाएं, वो क्या हमको वोट देते हैं। ये एक मुख्यमंत्री के शब्द जो बहुत बड़ा नरसंहार था। और दूसरा एक कोर्ट था कि जो हिंसा हुई है ये जाति नहीं है, ये वैचारिक हिंसा है। तो हमने ये देखा हुआ है बिहार का एक ट्रेंड कि वहाँ हिंसा को न केवल अडॉप्ट किया जाता है बल्कि उसको सही साबित करने के लिए या सही जताने की कोशिश की जाती है। और वो भी इसलिए होता है क्योंकि अगर आप उसको सही जताने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरी जातिगत आइडेंटिटी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही स्थिति अपराधियों के केस में होती है। अगर हम नक्सलियों के और बाकी संगठित गिरोहों की बात ना करें, संगठित अपराध की बात ना करें, तो ऑर्डिनरी अपराधियों के केस में भी ये होता है कि अपराधी की जाति देख के उसके हिसाब से कानून ने अपना फैसला किया होता है। और जो जिस हाईकोर्ट के आप फैसले की बात कर रहे हैं उसकी तो देश भर में बहुत निंदा हुई थी। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई नहीं हो सकती। तो नहीं इंसाफ मिल जाता ना। ये सबसे क्रूशियल मुद्दा है। बिल्कुल, निंदा होने से इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ तब मिलेगा जब आपकी पॉलिटिकल वॉइस, जो राजनीतिक आवाज है, वो मजबूत होगी। और उसके बिना तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई वाली सवाल तो ये ना कि यही शायद मौका होता है आपके पास अपनी राजनीतिक आवाज को उठाने का। पर इस चुनाव में भी ये लक्ष्मणपुर बाथे जैसा मुद्दा नहीं सुनाई दे रहा। और लक्ष्मणपुर बाथे में उसके आसपास के इलाकों में कई बड़े नरसंहार हुए थे, किसी को सजा नहीं हुई। ये बिहार की हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, में कोई दो राय नहीं है कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिसका जिक्र जब चुनाव में होना चाहिए उसका जिक्र नहीं होता है।
हम लोग ने पत्रकार के तौर पे, जर्नलिस्ट के तौर पे ये चीज़ देखा है, जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो दरकिनार कर दिए जाते हैं और बाकी मुद्दे प्रमुख हो जाते हैं जिनका कोई सरोकार लोगों से नहीं है। हाँ। अगर आप इस चुनाव में समीकरण ही देखें और पार्टियों की जो सीट का बंटवारे का लेखा जोखा देखें तो आप देखेंगे कि टिकट तो दिया जा रहा है दलितों को, चाहे वो एलजेपी हो, आरएलएसपी हो, जो एनडीए की बात करें केवल, तो बीजेपी यहाँ सिर्फ 50% सीट पर लड़ रही है, यानी 50% सीटों पर लड़ रही है। बाकी 50% सीटें उन्होंने हम यानी मांझी की पार्टी और रामविलास पासवान की पार्टी और आरएलएसपी के लिए छोड़ दिया है। वो इस तरीके की बगैर दलित रिप्रेजेंटेशन को लगता है कि चुनावी समीकरण उनके हक में नहीं जाएगा। ये जेडीयू और आरजेडी की भी कहानी है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव में वोटों का आंकड़ा अपने हक में करने के लिए जो मुद्दे जरूरी होते हैं उनको उठाया जाता है, लेकिन जो मुद्दे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मुद्दे शायद उनको लगता है अगर उसे उठा दिया गया तो वो बूमरैंग ना कर जाए। और इस बूमरैंग के डर से वो उन मुद्दों को नहीं उठाते जो मुद्दा दरअसल लोगों को प्रभावित करता है। जी ज्ञान, मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूँ। आप अगर थोड़ा सा और इतिहास देखें, कई डकैत, कई और अपराधी जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में किसी ने भी, उनके विरोधियों ने भी कभी भी ये कहने की जरूरत नहीं की कि भाई ये बड़े अपराधी हैं। कारण ये था कि उन्होंने अपने अपराध को भी अपनी जाति की पहचान से जोड़ने की कोशिश की थी कि अगर हम पे आप उंगली उठाते हैं तो आप हमारी पूरी कास्ट को, बाकी तो छोड़ दीजिए। जो तमिलनाडु में जब वीरप्पन मारा गया तो उसके समुदाय के, वन्यार समुदाय के लोगों ने और उसकी पत्नी ने ये कोशिश की कि वो बहुत बड़ा शहीद के तौर पर उसको पेश किया जाए और पूरे वन्यार समुदाय नए सिरे से राजनीति उसको वीरप्पन के नाम पर करे, जो शायद 1000 से ज़्यादा हत्याओं का आरोपी था। तो उसका विरोध ना करने के पीछे भी यही सोच बन जाती है। ये जातियों में जकड़े समाज की मजबूरी होती है कि अगर आप विरोध करेंगे उसका तो भी तुरंत आप एक जाति के लिए विलेन हो जाएंगे। तो इस नाजुक संतुलन के कारण, और जातिवादी राजनीति का सबसे कमजोर पहलू यही है कि कोई भी एक व्यक्ति पूरी बात कहने में समर्थ नहीं हो पाता। पर चुनाव तो उसी पे लड़े जाते हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी भी, आज भी अगर नेता ये कह रहे हैं कि अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई है, पिछड़ों के हकों की लड़ाई है, तो बात पिछड़ों की आ रही है, बात दलितों की आ रही है, मुद्दों में मतलब भाषण में आ रही है। ये वो इलाका है, मतलब अगर दूसरे फेज की बात करें तो इनमें जो जिले जा रहे हैं चुनाव में, उनकी समस्या एक नहीं है। उनकी समस्या नक्सलवाद भी है, उनकी समस्या पिछड़ापन भी है, उनकी समस्या जो जाति समीकरण को लेके जो समाज में उथल पुथल हो रहा है वो भी है, और उसको एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। एड्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक को किया जा रहा है। इस बार चुनाव हो जाएंगे, चुनाव खत्म हो जाएंगे, आप देख लेंगे वो एमएलए बन के, विधायक बन के पहुंच जाएंगे विधानसभा, उसके बाद कहानी खत्म, आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं। और अगर आप एक पर्टिकुलर सीट गया की बात करें जहां से मांझी लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ स्पीकर लड़ रहे हैं जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, 4 साल लगातार जीते हैं, 4 चुनाव लगातार जीते हैं, 5 बार जीते हैं, लेकिन बावजूद उसके तरक्की के नाम पर कुछ नहीं। पर ज्ञानेंद्र, 90 का जो दशक था जब ये लक्ष्मण गुल बात थे और बाकी सब नरसंहार हुए थे, 60-70 किलोमीटर का एरिया था जहाँ पे कई एक के बाद एक नरसंहार हुए। कोई इसलिए कर दिया गया क्योंकि दलितों ने कहा कि भाई उनको जो जिस जमीन को जोतते हैं उसके लिए उनको ज्यादा पैसा चाहिए, तो इसलिए नरसंहार कर दिया गया, छोटी छोटी बातों पे कर दिया गया। वही वो दौर था बिहार में जबकि पिछड़े और दलित के नाम पर राजनीति बिहार में आगे बढ़ी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे देखते हैं कि एक तरफ आप पिछड़े और दलितों के नाम पर राजनीति को खड़ा करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के नरसंहार होते हैं? देखिए, मैं पिछड़ों और दलित नाम से राजनीति जो है उसको क्लब करना थोड़ा सा ठीक नहीं है। मैं आपको इसके 2-3 एंटीसीडेंट्स बताता हूँ। जब हम जिस मंडल कमीशन की बात करते हैं कि 90 के दशक से मंडल कमीशन से मंडल राजनीति शुरू हुई, अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने की कोई कोशिश करे तो आप पाएंगे कि उसमें आरक्षण तो देता है वो पिछड़ों को, फाइनल सिफारिश उसकी कि पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन वास्तव में वो जिस विद्वेष की बात करता है कि समाज में ऐसा है और ऐसा है और इस कारण आरक्षण चाहिए, वो सारा का सारा ठीकरा किसी और जगह फोड़ रहा होता है। तो ये जातियों का जो मैं कहूँ कि खींचतान सांप सीढ़ी है जातिगत राजनीति की, उसको तोड़ने के 2 बड़े पहलू जो थे वो दोनों अभी तक बिहार में नदारत रहे। जो अभी विकास की बात आई कि विकास कुछ नहीं होता, विकास एक ऐसा मुद्दा होता है जो अक्रॉस द कास्ट जाता है। आप किसी भी जाति के हो, पीने का पानी सबको चाहिए, पर बिहार में नहीं जाता।
नहीं क्योंकि मैं इस बता रहा हूँ, इन्हीं गांवों की रिपोर्ट है, कि उस गांव में जो है जिस हिस्से में अगड़ी जातियां रहती है वहां पे सड़कें बन जाती हैं, वहां पानी पहुंच जाता है। दूसरे हिस्से में हुआ जब 90 के जिसके दशक की आप बात कर रहे हैं, वहां से 15 साल लालू जो मंडल कमीशन से उठकर आए, 15 साल उन्होंने राज किया और तब भी स्थिति बदली नहीं। पर मैं उसी का दूसरा पहलू बताता हूँ। उन्होंने लालू का जिक्र करके बहुत आसान कर दी बात। 2005 में जब लालू सरकार से की पराजय हो जाती है, फाइनली कंप्लीटली पराजय हो जाती है, उसके बाद उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी हार चुके होते हैं और वो नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं रिसरेक्शन की। क्या नतीजा होगा समय आने पड़ेगा। पर 2005 की जो पोलिंग होती है तो एक छोटा सा ट्रेंड, बहुत छोटा सा थ्रेड है, महिलाओं का वोटिंग परसेंट ज्यादा होता है। जो आपने बात कही कि जब ताकत है तो यूज क्यों नहीं होती, नहीं, सिर्फ महिलाओं का वोटिंग परसेंट ज्यादा है और कोई बहुत बड़ा थ्रेड उसमें नहीं मिलेगा आपको। सारा सामान्य वैसे ही लगेगा जैसे हमेशा बिहार था वोटिंग में, वैसे ही था। 5 में महिलाएं ज्यादा वोट देती हैं और एक सरकार गिर जाती है। ऐसी सरकार गिर जाती है जो पहले ज्योति बसु से तुलना होने लगी थी कि इनविंसिबल है, कोई हरा ही नहीं सकता, एम एंड वाई, बिहार इज माई, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, गिर गई। तो वोट में ताकत भी होती है, उसको शायद वो उसका एक क्रिटिकल मास इकट्ठा होने में थोड़ा सा समय ले लेती है वो, 15 साल लिए जैसे। अगर आप और देखें तो उसको 25 साल भी देख सकते हैं, और देखें तो उसको 1990 से लेकर आज तक की सारी राजनीति देख सकते हैं, जिसमें विकास निश्चित रूप से एक नदारद मुद्दा रहा। और मैं जो कह रहा हूं कि विकास अक्रॉस द कास्ट जाता है, उसका अर्थ ये नहीं था कि विकास यहां जाता है, विकास का मुद्दा अक्रॉस द कास्ट जाता है। हाँ। जैसे अभी एक बात आई, आपने वॉक्स पॉप में देखा है कि एक व्यक्ति है वो कह रहा है कि हमसे स्कूल में सफाई करने को कह दिया जाता है। हाँ। उसको आप उसी को दोबारा देखें, आप पाएंगे ये बिहार के वही स्कूल हैं जहां पढ़ाने वालों को शायद पढ़ना भी नहीं आता हो। ये बिहार के वे स्कूल हैं जहां नकल किसी मेले की तरह होती है जी, पूरा मेला लगा होता है वहां पे। मैंने खोमचे वाले तक खड़े हुए देखे हैं। ये सारे मुद्दे जो हैं वही क्योंकि विकास के उसमें आ जाते हैं। क्योंकि मैं फिर एक बार लक्ष्मणपुर बातें का जिक्र इसलिए भी करना चाहूंगा सुनील, क्योंकि उस वक्त जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो गए थे और उन्होंने कहा कि भाई आपको बिजली मिलेगी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था कि गांव में बिजली नहीं होती, अंधेरे का फायदा उठाते अपराधिकार। कहा कि बिजली जब तक नहीं आती आपके लिए स्पेशल जनरेटर भेजे जाएंगे। आज तक वहाँ जनरेटर नहीं पहुंचे, बिजली पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। तो ये वहाँ की हकीकत है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये चुनाव हम लोग लगातार देखते रहे हैं। ये चुनाव कोई अद्भुत हो जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि पार्टियां वही हैं, लोग वही हैं, चेहरे बदल जाते हैं, नीतियां वही रहती हैं, लोगों की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो चाहे 90 हो या आज भी हो। लेकिन उसका एक कारण ये है कि जिन लोगों ने सत्ता संभाली वो लोग डरते रहे, वो लगातार डरते रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो कदम उठाया उससे अगली बार हमारी कुर्सी चली जाएगी। ये जो पिछड़ों के को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करना और उनको विकास न देना शायद कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी रही है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल, हाँ, कि उनको एम्पावरमेंट हुआ तो कहीं वो पलट ना दे, गद्दी ना पलट दे आपकी। हो गया तो फिर वो वोट बैंक ही नहीं बचेगा। तो अगर वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करना है तो फिर उनको एम्पावर मत करो, सिर्फ उनको वादे किए चले जाओ, वादे किए। पर ये चीज अब शायद बदले। दो छोटे-छोटे मैं इस बार विकास का जो मुद्दा अगर हम बिहार में कह रहे हैं कि लोगों को सबको अगर टच कर रहा है तो क्या माने कि बदलाव होगा? देखिए 2-3 बातें हैं इसमें। ये जो अभी कहा कि भाई बातें कर देते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। जो फिफ्टम टाइप की राजनीति होती है, जैसे बिहार के एक बड़े नेता थे जिनका नाम उर्वरक घोटाले में आया था, तो वो तरह तरह की हरकतें कर चुके थे और वो बड़े मजाक के पात्र थे। हम सबको ऐसा लगता था कि यार ऐसा व्यक्ति नेता कैसे हो सकता है। लेकिन उसी समय बिहार के एक सज्जन ने मुझे बताया था कि साहब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनकी जाति के इतने वोट हैं, इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। हालांकि वो हारे फिर इवेंचुअली। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, कहने का आशय ये था कि फिर भी जो फिफ्टम टाइप की राजनीतियां हैं, जो जेबी राजनीति है, जो जेबी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि साहब यहाँ तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और कुछ नहीं होने वाला, उस तरह की राजनीति, उस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो ये होता है कि अब विकास ना होने दो, स्कूल मत लगने दो। जैसे अगर आप पश्चिम बंगाल चले जाएंगे तो आप पता चलेगा कि खंबे लगे हुए 20 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं, मगर किसी ने एक बल्ब खरीदना भी जरूरी नहीं समझा, उसे पता है कभी बिजली नहीं आनी है। तो आप छिंदवाड़ा देख लें, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, तो कुछ छिंदवाड़ा देख लें, आप पाएंगे कि यार ये क्या कहाँ पहुँच गए हम। जो बैकवर्डनेस है, कारण है कि वही फियर की मानसिकता, भय की मानसिकता वोट बैंक के रूप में इंटैक्ट बनाए रखती है।
वेस्ट बंगाल के बारे में कहा जाता था कि अगर ये पार्टी हार गई, क्योंकि हम अब बिल्कुल समय कम है। हाँ, मैं बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ। तो वो भय की मानसिकता अपने स्थान पर है, लेकिन फिर भी एक नेता को दोबारा आने के लिए अब क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, कुछ तो चेहरा दिखाना पड़ता है। अब बूथ कैप्चर नहीं होता, पहली इसलिए अब आपको अब बूथ कैप्चर नहीं होता। पिछले दौर के मतदान में 4-5% का इजाफा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा पहलू है। इसका अर्थ है वे लोग वोट डालने निकले हैं जिनका वोट पहले कभी होता ही नहीं था, अपने आप छपता चला जाता था, काट दिया जाता था, वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब कर दिया या छप जाते थे, छप जाते थे। अब वो चीज नहीं है। तो पब्लिक वॉइस अब मजबूत हो रही है, इसका नतीजा देखना पड़ेगा। और हर नेता को दोबारा चेहरा दिखाना होता है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ना करें तो काम चल जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अब शायद बदलाव हो, यही बिल्कुल। और विकास पर चुनाव हो रहे हैं अशोक, तो इस बार लगता है कि इस बार कम से कम मजबूरी में ही सही चीजों को बदलना होगा। और ये बात जो दलित हैं वो भी समझेंगे। जाहिर तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने भरोसा दिलाया है, और अब तक जो पहले दौर का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि वोट जो हैं वो छापे नहीं गए। जिसका वोट था, जो वोट देने गया तभी वोट पड़ा। तो अगर आप इनमें से किसी भी इलाके में हैं तो इस बार वो चूक मत कीजिएगा, अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। वोट देंगे तो बदलाव जाहिर तौर पर होगा, आपकी जिंदगी बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील और ज्ञानंद जी, आपका दोनों का यहाँ आने के लिए। तो ये तो हमने आज के मुद्दे की बात की, और इस बीच वोटर चौक में आज हम आपको लेकर चलेंगे पटना रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले रिक्शा वालों के पास। जानेंगे विधानसभा चुनाव पर उनका नजरिया क्या है। इन लोगों से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए पहिए की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत समतल धरातल की भी होती है ताकि गाड़ी आसानी से चलती रहे और हिचकोले ना खाए। आज के वोटर चौक के लिए हम पटना के एक रिक्शा स्टैंड पर हैं, जहां पर अपने परिवार की गाड़ी चलाने के लिए 3 पहिए और 2 पैर दिन रात काम करते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ हुआ है, काम वाम हुआ है बिहार में, और आप लोगों के लिए किसी नेता ने कुछ किया है? नहीं सर, हमको नहीं किया सर। नहीं सर, हम लोग के कुछ नहीं किया। रिक्शा चलाते हैं और किराया वाला घर में रहते हैं सर, किराया देते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो किराया दें कि रिक्शा वाला के जमा दें, क्या दें, तो इसी में हम लोग तो रहते हैं बस। घर का खर्च कैसे चलता है फिर इतनी मुश्किल में? कैसो अपना कैसो गुजारा कर रहे हैं सर, क्या किसी से मांगने से तो पूरा नहीं होगा। अपना रिक्शे में चलाते हैं, बाल बच्चा के खिलाते हैं, बस किराए वाला घर में रहते हैं। तो ये सब नेता बातें करते हैं कि ये करेंगे गरीबों के लिए, वो करेंगे, सब झूठा है, सब झूठ बात बोलता है। जितना बोलता है जो सब झूठ बात बोलता है, कोई सही नहीं बोलता है। हाँ सर, सब अपना अपना के लिए अथी है, सब खाली गरीब के नाम से अथी कर रहा है सर, सब गरीब के नाम से अथी कर रहा है। तमाम लोग हैं, उनकी जो चिंता हैं वो भी बरकरार हैं, क्योंकि इनका कहना है कि तमाम जो नेता हैं वो वादे ज़रूर करते हैं लेकिन इनके लिए करते कुछ नहीं है। जो बात करते हैं हवा हवाई करते हैं या कुछ काम की भी बात कर रहे हैं? काम का तो जो बात करता है वो जो बोलता है वो तो करता नहीं है। जिसको अपना जो मर्जी है वही काम होता है। नेता लोग को तो अपने ही मर्जी की बात है। आपको लगता है कि जितनी मेहनत करते हैं इनको फल मिलता है उसका उतना? मुझे तो आज तक नहीं लगा कि किसी सरकार ने एक रिक्शा चलाने वाले के लिए कुछ किया हो। रैन बसेरा तक की फैसिलिटी अच्छे से नहीं दे पाती हमारी सरकार रिक्शे वाले को। तो एक नई सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम गरीब के लिए कुछ करे। कुछ बहुत सारे ये प्रोजेक्ट बनाते हैं का, लेकिन रिक्शा वालों के लिए भी बनाए। बिल्कुल मैडम सही बोल रही है। विकास का यह मतलब नहीं रोड का बन जाना, नाले का निर्माण हो जाना। असल विकास वह होता है कि एक रिक्शा चालक के घर के परिवार के लोगों के बच्चों को सही समय पर किताब मिलता है कि नहीं, अगर उसका बच्चा बीमार है तो सही समय पर अस्पताल में इलाज होता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो असल में विकास है। लेकिन इस तरह की माहौल अभी नदारद है, और हम लोगों को एक नई सरकार चाहिए जो विकास सिर्फ कल कारखाना उद्योग से नहीं, असल विकास का मामला यह होगा कि किसी गरीब के बच्चे का सही समय पर इलाज हो, गरीब के बच्चे को सही समय पर किताब मिले, गरीब के बच्चा सही समय पर स्कूल जाए। क्या सही कह रहे हैं ये लोग? हर परिवार खुशहाल होना चाहिए सर। कहने का मतलब है कि विकास का मतलब है कि हमारा ही विकास हो, आपका ही विकास हो। ये नहीं कि बड़े लोग बढ़ते जा रहे हैं और गरीब और पिछड़ता जा रहा है। विकास का नज़रिया ये होना चाहिए कि समान होना चाहिए। जैसे सूरज अपनी रोशनी सबको बराबर दे रहा है, उसी प्रकार निष्पक्ष सरकार जो है सबको अपना छाया बराबर दे, सबका विकास करवाए। यही हम लोग चाहते हैं सर। तो पहले किसी ने कुछ किया है आप लोगों के लिए? कभी सोचे? सर कुछ नहीं हुआ।
वोट मांगने आते हैं? हाँ, खाली तो वोट मांगवे करते हैं लोग सर, काम कुछ नहीं, गरीब मरते हैं, रिक्शा चलाते हैं, खाते हैं 2 रोटी। तो यहाँ पे सब रहने वहने का इंतजाम है? कहीं पे तुम अच्छे से रह पाओ, पंखे में सो लो, या कहीं इतनी गर्मी में कहीं रुक जाओ एक जगह छाँव में कहीं? कुछ नहीं सर, पहले स्टेनो रास्ता सब तूर फाड़ दिया लोग, कुछ नहीं है, क्या फिर तो ठहरने का संभावना नहीं है, पुलिस लोग भगाने लगता है कि भागो यहाँ से। आप लोगों के लिए कोई नेता कुछ करता है या सब ऐसी? देखिए ना, इधर से जाते हैं, इधर से मारता है तो उधर भागते हैं, उधर से मारता है तो इधर भागते हैं, कि ना हम नहीं कुछ, हम लोग जुगाड़ो नहीं है कहीं, ऐसे कमाने भी नहीं देता है, और खाना कहाँ से मिलेगा हमको? इधर से सिपाही मारेगा तो उधर जाएंगे, उधर से मारेगा तो इधर आएंगे। तो ये सब लोग कहते हैं कि हम तो गरीबों के लिए ये करेंगे। ये गरीब को देख नहीं रहा है, देखवे करते हैं, गरीब के लिए क्या देख रहा है? अब मान लीजिए कौन कारखाना है नहीं, इन लोग हम मेहनत करते हैं तो खा लेते हैं, यही पर हम लोग को मैंने रोटी पर लात मरता है, सिपाही सब टिकने नहीं देता है, क्या करेंगे हम लोग? पटना में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रिक्शों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, रिक्शे आपको फुर्र से ज़रूर आपके स्थान पर नहीं पहुंचाते, क्योंकि क्लच और गियर नहीं है, लेकिन इको फ्रेंडली हैं और ले जाने में अपने पसीने का ये रिक्शे वाले इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनके पसीने की कीमत कभी किसी राजनेता ने लगाई है या सिर्फ वोट मांगने चले जाते हैं? हालांकि कई नेता इस रिक्शे पर बैठकर ही विधानसभा तक पहुंचे हैं, लेकिन जब इनके लिए कुछ करने की बात आती है तो सिर्फ चुनाव वाले दिन हाथ जोड़कर वोट देने की बात कह के निकल जाते हैं। कैमरामैन पूरनचंद जोशी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, पटना। तो वोटर चौक में आज बात हुई रिक्शा वालों की, उनके मुद्दों की, और जनादेश के अंत में देखते हैं कुछ और अहम चुनावी खबरें चुनावी एक्सप्रेस में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार शाम 5 बजे खत्म। दूसरे चरण में 32 सीटों पर होगा मतदान। 32 में से 23 विधानसभा क्षेत्र हैं नक्सल प्रभावित। पहली बार नक्सल प्रभावित बूथों पर कोबरा फोर्स होगी तैनात। दूसरे चरण के चुनाव में राजग और महागठबंधन का सीधा मुकाबला। कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की भी होगी अग्नि परीक्षा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा स्टिंग में बिहार को बेचने वाले 4 मंत्रियों के नाम बताए नीतीश। कहा बिहार की गौरवशाली परंपरा की वापसी के लिए जरूरी है परिवर्तन। चुनाव आयोग की सलाह को दरकिनार कर रामगढ़ की चुनावी सभा में लालू यादव का विवादित बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। भाजपा नेता सुशील मोदी का लालू पर हमला। कहा बेवजह आरक्षण के मुद्दे को दे रहे हैं तूल। 15 साल के शासन में शिक्षा व्यवस्था को किया चौपट। अब अपने बेटों को बनाना चाहते हैं विधायक। नीतीश बोले लालू से हाथ मिलाना वक्त की जरूरत। बीजेपी को हराने के लिए जरूरी है राजनीतिक समझौता। छपरा की चुनावी सभा में रामविलास पासवान ने किया लालू पर प्रहार। कहा जो बेटों को नहीं पढ़ा सका वो बिहार को क्या पढ़ाएगा। बोले लालू और नीतीश की विदाई है तय। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने लालू नीतीश पर साधा निशाना। कहा धर्म का ध्रुवीकरण कर रहे हैं नीतीश। लालू कर रहे हैं गोमांस के मुद्दे पर हिंदुओं को अपमानित। तीसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत। 17 अक्टूबर को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की मांझी और बक्सर में 2 सभाएं। दोनों सीटों पर लंबे समय से रहा है कांग्रेस का दबदबा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गया के बाराचट्टी में 15 किलो का केन बम मिला। इलाके में दहशत। चुनावी एक्सप्रेस और इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। लगातार देखते रहिए। नमस्कार।